हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू वेल्डिंग प्रोसेसेस। वेल्डिंग प्रोसेस वेल्डिंग इंस्पेक्टर और वेल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज आपके पास वेल्डिंग प्रोसेस से रिलेटेड इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है अगर आप एक अच्छा वेल्डर बनना चाहते हैं, आप अगर एक अच्छा वेल्डिंग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं लेके चलता हूँ हमारी जो बुक है, बुक में चैप्टर नंबर 10 है। और इससे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन का क्लास आपका कंप्लीट हो चुका है। इंट्रोडक्शन के साथ साथ में आपको हमने कवर किया है चैप्टर नंबर 1, ओके, एंड चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और इंट्रोडक्शन के बाद जो थर्ड या फिर फोर्थ चैप्टर हम कह सकते हैं, तो वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू वेल्डिंग प्रोसेसेस। अब वेल्डिंग प्रोसेस जो है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जाते हैं आपके एग्जाम में। CSWIP 3.1 का जो एग्जाम होता है, रिटन पेपर होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से एक्सपेक्ट किए जाते हैं। अब ये समझिए कि हमारा जो वेल्डिंग प्रोसेस है, बहुत सारे वेल्डिंग प्रोसेस होते हैं, जैसे कि MMA, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, टिग। ओके, तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग कैसा है? ये एक मैनुअल प्रोसेस है, मतलब मैनुअली वेल्डिंग किया जा रहा है। आप अपने जो घरों में देखते हैं, घर में हमारे यहाँ अगर कोई वेल्डर आके ग्रिल की वेल्डिंग करता है, गेट की वेल्डिंग करता है, या फिर आपको नियर बाय शॉप में जो भी वेल्डर दिखाई देती है, वो वेल्डर कैसे रहते हैं? मोस्टली वो रहते हैं आर्क वेल्डर, हम बोलते हैं उसे रैंडमली क्या बोलते हैं? आर्क वेल्डर बोलते हैं। आर्क वेल्डर जो है, आर्क वेल्डर, आर्क वेल्डिंग, ये एक राइट टर्म नहीं है। इसका राइट टर्म है MMA, ओके, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। और इसके बाद अगला जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो है हमारा टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग भी मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मिग एंड मैग। तो मिग मैग कैसा प्रोसेस है? मिग मैग इज सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस, क्योंकि जब वेल्डर अपना गन दबाता है, क्योंकि बटन दबाएगा, तो करंट के साथ, जैसे हम करंट इंक्रीज करते हैं, उसके साथ साथ हमारी वायर फीड भी ऑटोमेटिक आती रहती है। तो कैसा है? सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है मिग मैग। और इसके बाद हमारा जो फुली ऑटोमेटिक प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं SAW। तो ये मेनली चार प्रोसेसेस हो जाती हैं वेल्डिंग प्रोसेसेस। अब इसमें से सबसे पहले हम समझेंगे आर्क वेल्डिंग के बारे में। ओके, तो आर्क वेल्डिंग के लिए मैं आपको एक छोटा सा ड्राइंग बनाता हूँ। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोड, और ये है हमारा पेरेंट। अब इलेक्ट्रोड, आपने देखा होगा आर्क वेल्डिंग में वेल्डर के पास क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रोड रहेगा और पेरेंट मेटल रहेगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव पोलैरिटी देते हैं। इसे हम कैसी पोलैरिटी देंगे? पॉजिटिव पोलैरिटी। और जो पेरेंट मेटल है इसे हम नेगेटिव पोलैरिटी देते हैं। तो इलेक्ट्रोड को हम देंगे DC पॉजिटिव, और पेरेंट मेटल को देंगे हम DC नेगेटिव पोलैरिटी। अब ये पोलैरिटी दिया है, लेकिन करंट को इलेक्ट्रोड से लेके पेरेंट मेटल में ट्रांसफर होने के लिए कोई एक मीडियम चाहिए। ओके, तो वो मीडियम क्या होती है? हमारी शील्डिंग गैसेस होती है। तो जब हम इलेक्ट्रोड को थोड़ा सा पास में लेके आएंगे, तो हमारी जो गैस है अवेलेबल यहाँ पे, एयर जो है, एयर के अंदर क्या रहेगा? एयर के अंदर हमारी आयनाइज्ड गैसेस रहेंगी। वो आयनाइज्ड गैसेस क्या करेंगी? यहाँ से करंट को फ्लो कराएंगी वर्कपीस तक। राइट, कुछ इस तरीके से। अब जो गैसेस अवेलेबल हैं, अगर उन गैसेस के अंदर आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो हीट इनपुट ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है तो हीट इनपुट कम रहेगा। तो इस तरीके से हमारा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि आर्क वेल्डिंग में हम या वेल्डिंग में मैक्सिमम कौन सा मटेरियल लेते हैं जो कि कॉमनली यूज्ड होता है, तो सबसे ज़्यादा कॉमनली हम यूज करते हैं कार्बन स्टील। और कार्बन स्टील का मेल्टिंग पॉइंट होता है अप्रॉक्सीमेटली 1400 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करें कि जो आर्क होती है, आर्क का टेम्परेचर कितना रहता है? तो आर्क का टेम्परेचर रहता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। तो 1400 डिग्री सेल्सियस की मेटल को मेल्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? 6000 डिग्री सेल्सियस की आर्क को यूज कर रहे हैं। इस चीज को मैं आपको इधर लिखता हूं। तो normally we weld carbon steel, melting point is 1400 degree Celsius. Okay,
एंड इसके बाद आर्क टेम्परेचर इज अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। आर्क का टेम्परेचर कितना रहेगा? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। ओके, अब आप ये समझो कि लेट सपोज ये मेरा है इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड से मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ। इस पेपर के ऊपर मुझे अब वेल्डिंग करनी है, राइट? तो आपने देखा होगा कि हम जब भी यूज करते हैं, मिग वेल्डिंग यूज कर रहे हैं, मैग वेल्डिंग यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास गैस सिलेंडर रहता है। तो वो गैस क्या काम करेंगी? वो गैस हमारे यहाँ एज अ आयनाइज्ड होती है और करंट जो है इजीली इलेक्ट्रोड से पेरेंट मेटल तक ट्रेवल करके चला जाता है। लेकिन जब भी आपने देखा होगा आर्क वेल्डिंग में, तो आर्क वेल्डिंग में हम कोई अलग से सिलेंडर सप्लाई नहीं कर रहे, अलग से कोई भी हम गैस सप्लाई नहीं कर रहे। तो यहाँ पे शील्डिंग गैसेस क्या रहती है? ऐसी कौन सी गैसेस रहती हैं जो कि हमारे जो पेरेंट मेटल है उसके ऊपर जब वेल्ड हो रहा है तो वेल्ड पूल को बचाता है और ऑक्सीडेशन से बचाएगा और आयनाइजेशन में हेल्प करेगा। अब जो एयर है, एयर के अंदर जो गैस अवेलेबल है वो गैस आयनाइज है, बट उतनी ज्यादा आयनाइजेशन नहीं है। लेकिन अगर आप कार्बन CO2 CO2 अगर आप ऐड कर देंगे, CO2 का कंटेंट ज्यादा है एयर के अंदर, तो हमारी गैस ज्यादा आयनाइज्ड रहेगी। इसका मतलब हीट इनपुट ज्यादा आएगा, राइट? अब यहाँ पे एक चीज और समझते हैं हम। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा है और आप वहाँ पे जब ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं तो क्या होता है? जब सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा है, मेटल का टेम्परेचर ज़्यादा है और वहाँ पे अगर ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, राइट? लेकिन अगर टेम्परेचर कम है तो उस समय ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जैसे कि आप क्या करें, आप सेब को लें, सेब को काट के छोड़ दें, तो क्या होगा? आपको देखिए रेडिश कलर का आ जाता है। तो रेडिश कलर क्यों आता है सरफेस पे? ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट? तो इसी तरीके से हमारा जो मेटल है, मेटल अगर गर्म स्टेट में है, राइट? तो गर्म है अगर मेटल, उसको अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ, स्टेनलेस स्टील। आपने स्टेनलेस स्टील देखा होगा। वो उसे आप स्टेनलेस स्टील को क्या करिए कि नॉर्मली उसे अगर छोड़ेंगे तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसका कलर चेंज होगा नहीं होगा। लेकिन अगर स्टेनलेस स्टील को आप ज़्यादा गर्म कर दीजिए एक सब्सटेंस पे, एक ही प्लेस पे ज़्यादा गर्म कर दीजिए, तो आप देखेंगे वहाँ पे उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू कलर का आ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टेनलेस स्टील के उस पार्ट के ऊपर हमारा हीट जो है वो कंसंट्रेटेड एक ही जगह हीट आ गया है और वहां पे ऑक्सीजन आके अटैक कर देगा। अब ऑक्सीजन आके अटैक कर दिया, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई था। टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन ने जाके अटैक कर दिया। अब वहां पे ऑक्सीडेशन हो गया। नॉर्मली स्टेनलेस स्टील में कभी भी करोजन नहीं होगा, कभी भी उसमें ऑक्सीडेशन आपको नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे। अगर स्टेनलेस स्टील का टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, उस समय ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में आ गया है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइयर टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन की चांसेस बढ़ जाती है। ऑक्सीडेशन से क्या होता है? रस्ट होता है, जंग लगती है, करोजन होता है, राइट? तो अब हम क्या करते हैं, हम अपनी जब इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और पेरेंट मेटल के ऊपर वेल्ड कर रहे हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रोड है और ये पेरेंट मेटल के ऊपर हम वेल्ड कर रहे हैं, तो क्या है, यहाँ पे कोई शील्डिंग गैस नहीं है ना, अलग से गैस सप्लाई नहीं कर रहे। तो क्या होता है, अपने इलेक्ट्रोड के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर एक फ्लक्स की कोटिंग चढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या करेंगे? फ्लक्स की कोटिंग चढ़ाएंगे। ये जो फ्लक्स की कोटिंग होती है इलेक्ट्रोड के ऊपर, आपने देखा होगा एक तो लोहा होता है, जैसे आप इमेजिन कर लीजिए कि इसके अंदर जो हमारी मेन रिफिल है, ओके, वो है, और उसके ऊपर ये प्लास्टिक का क्या है, ये कोटिंग हो रखी है, इलेक्ट्रोड की कोटिंग है। तो जो इलेक्ट्रोड की कोटिंग है, इसे क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलेंगे। जब हमारा स्पार्क होगा, ओके, आर्क इग्नाइट होगी, उस समय ये फ्लक्स भी जलेगा और जलने से क्या निकलेगा? यहाँ से आपको निकलेगा, आपको धुआं निकलता है, राइट? वो धुआं जो क्या है, वो क्या है? शील्डिंग गैसेस है। शील्डिंग गैसेस होती हैं और ये गैसेस आयनाइजेशन में भी हेल्प करती हैं। हमारा करंट का इनपुट, हीट इनपुट बढ़ता है ड्यू टू आयनाइज्ड गैसेस। और जो शील्डिंग गैसेस हैं, ये हमारा जो मोल्टेन पूल है, जो पिघला हुआ मेटल के अंदर जो पिघला हुआ पार्ट है,
ओके, वहां पे बाहर की गैसेस को, बाहर की ऑक्सीजन गैसेस को वहां पे अटैक करने से रोकता है। क्यों, कैसे रोकता है? क्योंकि शील्डिंग गैस ने कवर कर लिया पूरे वेल्ट पूल को। देखिए, अब ये क्या है? शील्डिंग गैस है। ओके, यहाँ पे आपको शील्डिंग गैस दिख रही है। अब शील्डिंग गैस ने क्या कर लिया है, बाहर से जो एटमॉस्फेरिक गैसेस आ रही है उन गैसेस को आने नहीं दे रहा है। वो गैसेस सिर्फ बाहर बाहर रह जा रही है, अपनी इसके अंदर नहीं आ पा रही। राइट, इसको क्या कर लिया है, एक सुरक्षा कवच मिल गया है कि जब तक यहाँ पे मोल्टेन पूल अपना जो एरिया है, ओके, पिघला हुआ जो लोहा यहाँ पे है वो थोड़ा सा सॉलिडिफाई नहीं हो जाता, ये पिघला हुआ एरिया है। राइट, इमेजिन करिए। और ये एरिया को किसने कवर कर रखा है? शील्डिंग गैस ने। येलो वाला क्या हो गया? शील्डिंग गैस हो गया। ग्रीन कलर तक का आप इमेजिन कर लीजिए शील्डिंग गैस है। और ये मोल्टेन पूल है। तो मोल्टेन पूल जब तक मोल्टेन स्टेट में है तब तक शील्डिंग गैस वहां पे रहेगी और अपनी जो मोल्टेन पूल है इसको प्रोटेक्ट करके रखेगी बाहर के ऑक्सीजन या बाहर के अदर इम्प्योरिटीज गैसेस से कनेक्शन बनाने में। तो इस तरीके से हमारा जो वेल्ट पूल है वो शील्डिंग गैसेस से कवर हो जाता है। और शील्डिंग गैसेस कहाँ से आ रही हैं? फ्लक्स से आ रही हैं। फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रोड के ऊपर जो एक कोटिंग होती है उसे हम बोलते हैं फ्लक्स। ओके, तो आप कंसेप्ट समझ गए हैं। ये मैं अलग से आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये क्या हो गया हमारा? लेट सपोज ये इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड के ऊपर ये फ्लक्स हो। राइट, तो ये बाहर वाला एरिया क्या है? दिस इज फ्लक्स। ओके, ये बाहर वाला एरिया क्या हो गया? दिस इज फ्लक्स। और ये क्या है? बेयर इलेक्ट्रोड है। तो बेयर इलेक्ट्रोड से भी आप वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा बेयर इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करने से? जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन आपका जो मोल्टेन पूल है उसमें अटैक कर देगा और वहाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसके साथ साथ पोरोसिटी आएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें, पोरोसिटी ना आए, इसमें आपको ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ना हो, ओके, आपको अच्छी आयनाइजेशन मिले, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम फ्लक्स ऐड ऑन कर रहे हैं। और बाकी फ्लक्स को ऐड ऑन करने के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। राइट, तो दोस्तों हमने अभी समझा आर्क वेल्डिंग के बारे में। तो आर्क वेल्डिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कवर की है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ। आइए, तो हमने क्या देखा था कि अगर फ्लक्स कोटिंग प्रॉपर नहीं है, ये आप जो देख रहे हैं, ये फ्लक्स की कोटिंग जो है, ये ऊपर की लेयर है फ्लक्स की कोटिंग, अगर ये प्रॉपर नहीं, मान लीजिए चिप ऑफ हो गया है, ये यहाँ कोटिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसके कारण? शील्डिंग गैस यहाँ से जनरेट नहीं होगी। ओके, और शील्डिंग गैस अगर जनरेट नहीं होगी तो क्या है? बाहर की गैस अंदर चली जाएगी। बाहर की गैस अंदर जाने से यहाँ पे पोरोसिटी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अपनी जो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर पोरोसिटी आने के चांसेस बढ़ जाती है। ओके, और पोरोसिटी आता क्यों है? क्योंकि बाहर की जो हवा है वो अपने वेल्ड पूल के अंदर एंटर कर जाएगी। बाहर की हवा वेल्ड पूल के अंदर एंटर कर गई तो हवा के छोटे छोटे जो गैस जो अपने बॉल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको ही हम बोलते हैं पोरोसिटी। पोर्स आ गए, राइट, एम्प्टी स्पेसेस हो गए, तो गैस इंट्रैपमेंट हो जाता है जिसके कारण पोरोसिटी आती है। राइट, और फिर जो हमारी शील्डिंग गैस है, शील्डिंग गैस और क्या काम करती है? शील्डिंग गैस क्या करेगी? आयनाइज्ड गैस होती है, वो गैस को, जो एयर है साइड साइड में, उसे क्या करेगी? आयनाइज कर देगी। और आयनाइज होने से हीट इनपुट भी बढ़ जाएगा, बेटर पेनिट्रेशन मिलेगा। ये सारे भी बेनिफिट होते हैं जो कि करंट को ईजिली ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। तो इन चीजों को अब हम लिख लेते हैं। लॉट्स ऑफ porosity may come if flux coating is not proper। राइट, दूसरा क्या होगा? जो अपनी पोरोसिटी है वो क्यों आती है? क्योंकि एयर घुस जाता है किसके? पुअर शील्डिंग गैस, जो पुअर होती है, पुअर शील्डिंग गैस के कारण हवा घुस जाएगा वेल्ड में, जिसके कारण पोरोसिटी आता है। राइट, तो पोरोसिटी क्यों आएगा? क्योंकि एयर घुस जा रहा है वेल्ड पूल के अंदर ड्यू टू पुअर शील्डिंग गैस। तो इसको कैसे लिखेंगे? पोरोसिटी इज कॉज्ड बाय एयर entrapment इन वेल्ड पूल। और आप इसे वेल्ड पूल को आप वेल्ड मेटल भी लिख सकते हैं।
weld metal due to poor shielding gases, right? अब शील्डिंग गैस का और क्या काम है? शील्डिंग गैस का और काम है कि हमारा जो एज अ आयनाइज्ड गैस काम करे, जिससे कि प्रॉपर करंट ट्रांसफर हो सके। तो उसे भी लिख लेते हैं, शील्डिंग गैस बिकम आयनाइज्ड एंड हेल्प इन ट्रांसफरिंग द करंट, राइट? तो इतनी चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं। इसे मैं जूम कर लेता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो नोट डाउन कर लें। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो स्पेलिंग आप लोग को चेक कर लेनी है। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा था आर्क वेल्डिंग के बारे में। अब हम थोड़ा सा समझते हैं मिग मैग वेल्डिंग के बारे में। तो मिग मैग वेल्डिंग में किस तरीके से शील्डिंग गैस होती है? तो मिग मैग वेल्डिंग में देखो हम क्या करते हैं। मिग मैग वेल्डिंग में हम अलग से गैस सप्लाई कर रहे हैं। कौन कौन सी गैसें सप्लाई करते हैं? आर्गन गैस सप्लाई करते हैं, हीलियम गैस सप्लाई करते हैं, CO2 गैस सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन गैस सप्लाई करते हैं। ये सारे जो कॉमन गैसेस हैं एज अ शील्डिंग गैस जो हम प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है आर्गन गैस। आर्गन गैस की सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो ये है कि वो एक स्टेबल आर्क देती है। स्टेबल आर्क देती है मतलब जो आर्क है, आर्क जो है वो ऐसे ऐसे नहीं भगेगी, वो स्टेबल रहेगी। तो आर्गन गैस का सबसे अच्छा एडवांटेज है कि वो स्टेबल आर्क देगी। बट एक प्रॉब्लम क्या है आर्गन गैस के साथ? ये लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल है इसका, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल आर्गन गैस का। तो अब कौन सी ऐसी गैस है जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल अच्छी है? आयनाइजेशन पोटेंशियल अच्छी है CO2 की। तो अगर आप 100% आर्गन यूज करेंगे तो आपकी जो आर्क है वो स्टेबल तो है, बट आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, इसके कारण हीट इनपुट कम आएगा। लेकिन अगर आप CO2 ऐड करते हैं तो CO2 ऐड करने से क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा और आर्क करंट को इजीली ट्रांसफर करा पाएगा, क्योंकि आयनाइज्ड गैस है, ओके, हाईली आयनाइज्ड गैस है, और हीट इनपुट इससे बढ़ जाता है, अच्छी पेनिट्रेशन मिलती है, राइट? तो अपना जो शील्डिंग गैस आ रही है, चाहे हमारी हो गई आर्गन, हो गई हीलियम, हो गई ऑक्सीजन है, या CO2 है, राइट? अक्सर करके हम आर्गन, हीलियम और CO2 लेते हैं। तो ये शील्डिंग गैस क्या करेगी? बाहर की हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको आने नहीं देगी। अब बाहर की हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो अगर हमारे मेटल के सरफेस पे नहीं आ पाएगा तो हम क्या बचा पाएंगे? हम यहाँ पे जो अपना पोरोसिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, एयर एंट्रैपमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, उसे हम बचा पाते हैं। हीट इनपुट हमारा बढ़ जाता है, राइट? ये सारे बेनिफिट आ जाते हैं। एक चीज आपको पता होगा कि अगर हीट इनपुट कह रहा हूँ, हाइयर टेम्परेचर पे करोजन की चांसेस ज्यादा रहते हैं। हाइयर टेम्परेचर पे करोजन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और हाइयर टेम्परेचर पे करोजन के चांसेस अगर ज़्यादा हैं तो यहाँ पे आपको शील्डिंग गैस यूज करना कंपलसरी है। बिकॉज अगर आप पेयर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो पेयर इलेक्ट्रोड के साथ साथ हवा के अंदर जो भी गैसेस हैं वो गैसेस अटैक करेंगे और करोजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे। तो हम इसलिए शील्डिंग गैस यूज करते हैं। शील्डिंग गैस फ्लक्स के थ्रू भी आ सकता है, या फिर हम गैस अलग से भी सप्लाई करते हैं। अलग से गैस किस में सप्लाई करेंगे? मिग मैग में सप्लाई करेंगे, FCAW में करेंगे, टिक वेल्डिंग में करेंगे, राइट? और कौन सी वेल्डिंग है जिसमें आप अलग से गैस सप्लाई करने की जरूरत नहीं है? MMA वेल्डिंग, जिसमें अलग से गैस सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो इसे भी अब हम नोट डाउन करते हैं। आर्गन गैस become ionized and help in transferring the current, ठीक है? और CO2 के बारे में लिख लेते हैं। CO2 has very high ionization potential it increases heat input
it increases heat input and penetration. हीट इनपुट भी इंक्रीज होगा और पेनिट्रेशन भी इंक्रीज होगी, राइट। और क्या लिखें, करोजन और टेम्परेचर का रिलेशन लिख लेते हैं। एज टेम्परेचर increases, rate of corrosion increases, right? ठीक है, अब फ्लक्स क्या क्या काम करता है वो लिख लेते हैं। फ्लक्स हेल्प इन अवॉइड ऑक्सीडेशन, अवॉइड porosity, और करंट कंडक्शन। ओके, फ्लक्स था x की जगह z हो गया फ्लक्स। तो ये स्टेटमेंट्स इतनी है, मैं इसलिए नोट करा देता हूँ क्योंकि जितनी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बोलता हूँ, आप जब उसे कभी रीड करना हो तो आप उसे रीड करके सारी चीज़ों को समझ सकें। ओके।